Hello student, how are you? I expected you were very well and your study are going to very well. Today we study the biological classification. This is very most important chapter of class 11th biology. We discuss in later lecture kingdom Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia, and brief discussion of Whittaker classification. Today we discuss the very important topic, virus. वायरस, व्हाट इज वायरस? वायरस क्या होता है? आइए हम लोग इसको जानते हैं। सबसे पहले आप जान सकते हैं कि जो वायरस होता है, दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। द टर्म वायरस, अगर हम बात करें जो टर्म वायरस है, इसका मीनिंग क्या है? वायरस का मीनिंग क्या होता है? वो अगर वायरस की मीनिंग की बात करें तो वायरस का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, पॉइजन को आप जानते हैं, पॉइजन को हम क्या कहते हैं? जहर। तो इसको कहते हैं पॉइजन, पॉइजन या वेनम। ठीक है, तो वायरस का मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंसेस। टर्म वायरस किसने दिया था? अगर हम बात करें टर्म वायरस की तो आपने नाम सुना होगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने टर्म वायरस फाइंड आउट किया था। और एक साइंटिस्ट और आते हैं, थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर देखें तो एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है डिमिट्री इवानोस्की। डिमिट्री इवानोस्की, डिमिट्री इवानोविस्की, डिमिट्री इवानोविस्की ने वायरस को क्या कहा था? 1892 में वायरस को इन्होंने कहा था कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीएमवी। इन्होंने क्या कहा? कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस का कॉजेटिव एजेंट कहा था। तो इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यह जो है टर्म वायरस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो आप बताएंगे पॉइजनस सब्सटेंस या वेनम। टर्म वायरस किसने फाइंड आउट किया था? लुईस पास्चर ने। और कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीएमवी किसने बताया? डिमिट्री इवानोविस्की ने बताया। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया। स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट आप जानते रहिएगा कि वायरस को क्या कह सकते हैं कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया से क्या होता है? स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग जान सकते हैं। और वायरस के बारे में ये भी कहा जाता है कि कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, मतलब इतने ये छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होता है उसको ये पास कर सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने इनकी साइज जो होती है वो छोटी होती है। अगर इसके कुछ और हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें स्टूडेंट, तो जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है। ठीक है, यह ऑब्लिगेट होता है। यह जब किसी होस्ट के ऊपर अटैक करता है उस तरह से आप देखेंगे तो नॉर्मली रूप से ये पड़ा रहेगा, लेकिन जब किसी होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन करता है तब यह एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि लिविंग, कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यह जो है निर्जीव और सजीव और निर्जीव के बीच का ये कनेक्टिव लिंक होता है, क्योंकि यह जब वैसे पड़ा रहेगा विदाउट होस्ट तो ये निर्जीव रहेगा, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब इसको कोई होस्ट मिल जाएगा तो वह लिविंग की तरह बिहेव करता है और उसी की मशीनरी को यूज करके यह उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है।
जैसे आपने बैक्टीरियोफाज का नाम सुना होगा, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कोई वायरस जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया की जो भी मशीनरी है वो सारे मशीनरी को अपने कंट्रोल कर लेता है और अपने हिसाब से प्रोटीन बनाता है, तो उस संरचना को हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ठीक है। इनर्ट आउटसाइड होस्ट, अगर हम बात करें, अगर इसको होस्ट से बाहर कर दिया जाए तो वायरस वैसे लाखों करोड़ों वर्षों तक पड़ा रहेगा लेकिन वो मरेगा नहीं। ठीक है, तो वैसे प्रोटीन क्रिस्टल के रूप में वो पड़ा रहेगा। लेकिन दे इन्फेक्ट सेल, लेकिन जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, टेक ओवर द मशीनरी, उसके मशीनरी को, उसकी पूरी वर्किंग, उसके पूरे समझ सकते हैं, उसके माइंड, जैसे माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है उसी तरह से ये पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। जैसे लोग नहीं, भूत के बारे में लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा वैसा होता है, तो कुछ उसी तरह का, लेकिन हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पूरी मशीनरी को कब्जा में कर लेगा और उसके अनुसार जो जैसा चाहेगा वैसा जो है उसको अपने हिसाब से वो प्रोटीन बनाएगा। और अंत में क्या करता है, होस्ट सेल टू रिप्लिकेट, अपने होस्ट सेल में क्या करेगा, उसकी मशीनरी को कब्जा करके अपनी संख्या को बढ़ाएगा और बढ़ा करके किलिंग द होस्ट, बाद में होस्ट को मार देता है। ठीक है, तो यह वायरस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिसको आप लोग जानते रहिए। अब हम बात करेंगे जो वायरस होता है इसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि वायरस की संरचना कैसी होती है। तो आइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जो है अब वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सबसे बाहर का पार्ट होता है उसको कैप्सिड कहते हैं और अंदर एक पार्ट होता है जिसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं स्टूडेंट, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन कोट की बनी होती है, उसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, जो कैप्सिड होता है प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट, उस जेनेटिक मटेरियल को वायरस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उस जेनेटिक मटेरियल को जो वायरस है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इतना स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वायरस होता है वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल, जो मॉलिक्यूलर इसका यूनिट होता है इसको हम बोलते हैं कैप्सोमीटर। अगर आपने इसके स्ट्रक्चर को देखा होगा तो आइए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देखें। आप देखे होंगे जैसे टीएमवी हो गया होगा, चाहे आपने फिगर देखा होगा टीएमवी में, तो उसमें आप देखे होंगे कि उसके ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर होगा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा और उस पर इस तरह की एक आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसी संरचना को हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और एक इसके यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमीयर, कैप्सोमीयर। तो इस कैप्सिड या कैप्सोमीयर का काम क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस जेनेटिक मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया टीएमबी में। अगर आप बैक्टीरियोफाज में देखेंगे तो स्टूडेंट आपको जो कैप्सिड दिखेगा वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को कैप्सिड कहते हैं। तो ये आपको इस तरह की संरचना बैक्टीरियोफाज में दिखेगा। किसमें दिखेगा, बैक्टीरियोफाज में दिखेगा। और इसमें आप देखेंगे तो ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखता है। तो अलग अलग वायरस में अलग अलग जो है कैप्सिड की संरचना होती है, लेकिन वर्क दोनों का लगभग सेम होता है। इसका वर्क यही होता है कि यह जो है जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा दोनों नहीं हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ जेनेटिक मटेरियल के रूप में कभी नहीं पाए जाएंगे। या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, नहीं तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। तो एक लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेवर बोथ, नेवर बोथ।
आप याद रखिएगा कि ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, नेवर बोथ। ठीक है, यह जो जेनेटिक मटेरियल होता है यही इन्फेक्शियस मटेरियल होता है। दिस इज इन्फेक्शियस मटेरियल, यही होस्ट में जा करके इन्फेक्शन को काज करता है जेनेटिक मटेरियल। तो जब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको याद रखिएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डीएनए या आरएनए भी हो सकता है, दोनों साथ नहीं हुआ आएगा, नेवर बोथ, दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं हो सकता है, और यही इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वायरस के केस में। अगर हम बात करें कैप्सोमियर की, तो कैप्सोमियर अभी देखिएगा आपने, कैप्सोमियर में मैंने दो संरचना बनाया है। तो जो कैप्सोमियर बैक्टीरियो उसमें टीएमवी में पाया जाता है, यह कैसा होता है, हेलिकल होता है, हेलिकल होता है। जो कैप्सोमियर आप देखेंगे टीएमवी में, टोबैको मोज़ेक वायरस में टीएमवी में, तो ये कैसा होता है, हेलिकल होता है। अगर वही हम बात करें बैक्टीरियोफाज में तो ये पॉलीहेड्रल होता है। तो याद रखिएगा पॉलीहेड्रल। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जो कैप्सिड होता है, ठीक है, यह टीएमवी में इसको क्या, एक टीएमवी में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो हेलिकल होता है, और बैक्टीरियोफाज में आप देखेंगे तो पॉलीहेड्रल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाज की, तो बैक्टीरियोफाज में आप देखे होंगे इस तरह से बैक्टीरियोफाज की संरचना होती है। ये इसका कैप्सिड है, और इसी कैप्सिड के अंदर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो पैक्ड होता है, और यहाँ पर एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक कॉलर पाया जाता है। उसके बाद इसकी यहाँ पर एक बॉडी देखने को मिलती है, ऐसे बॉडी होगा, ठीक है, और इसी कॉलर बॉडी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे प्लेट लगा होता है, ठीक है, इसको कैप्सिड कहेंगे। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलर बोलेंगे। और इसी कॉलर पर आप देखेंगे तो ऐसे टेल लगा रहा होता है। ये जो टेल होता है ये बैक्टीरियोफाज को अटैचमेंट में, होस्ट सेल पर अटैचमेंट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो टेल की जो संख्या होती है बैक्टीरियोफाज में, याद रखिएगा 6 होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मटेरियल, जो बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं इनको हम लगभग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं प्लांट वायरस, एक को स्टूडेंट कहते हैं एनिमल वायरस, और एक को कहेंगे बैक्टीरियोफाज। तो प्लांट वायरस में क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, एनिमल वायरस में क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरियोफाज में क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आइए मैं एक साथ आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, अब जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बिहाफ से देखें तो एक होता है प्लांट वायरस, एक होता है प्लांट वायरस, एक है एनिमल वायरस, एक है बैक्टीरियोफाज। जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें हमेशा याद रखिएगा कि यस आरएनए होता है। यस आरएनए का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, और कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्लियर? उसके बाद जो एनिमल वायरस होते हैं उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ी सतर्क रहने की यहाँ जरूरत है। इसमें एक जो जेनेटिक मटेरियल होता है यस आरएनए, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मतलब एनिमल वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड वायरस आरएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड भी आरएनए होता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जा सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। बोथ नेवर बोथ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अभी आपने देखा, जानते होंगे एड्स जो होता है, अभी कोविड-19 का जो वायरस आया था, ये सभी आरएनए वेस्ट वायरस थे। ठीक है, आपने देखा कितना तबाही मचा हुआ था, ये सभी जो है आरएनए वेस्ट वायरस थे। ठीक है, ये भी आप लोग जानते होंगे, पहले डीएनए आया कि आरएनए आया, तो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए इवोल्यूशन के क्रम में, तो सबसे पहले डीएनए का निर्माण हुआ, और डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। ठीक है, ये बात की बात है, जब हम बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस तो वहाँ पर डिस्कशन होगी।
इसी तरह से जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उसके मशीनरीज को अपने कंट्रोल में कर करके अपने हिसाब से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे होस्ट, बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं, अंत में बैक्टीरिया को किल कर लेते हैं। तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। मतलब बैक्टीरिया से बनने वाले जो वायरस होते हैं उनको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। यहीं पर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूँ। आप सुने होंगे कि गंगा का जो पानी होता है वो सड़ता नहीं है, महकता नहीं है, उसमें स्मेल नहीं आता है, वो खराब नहीं होता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफाज के कारण ही स्टूडेंट उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो हमेशा साफ सुथरा रहता है, इसीलिए उसकी मान्यता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, एक मिथ था। अब हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन हमेशा नीट वगैरह में या बड़े बड़े कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर भी बात करें। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बीजरिंक। 1898 में इसको इन्होंने कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका क्या मतलब होता है? इसमें इन्होंने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को लिया, उसमें से उसके फ्लूइड को निकाला और उस फ्लूइड को निकाल करके जब उस किसी हेल्दी टोबैको के प्लांट के ऊपर डाला तो देखा कि उस हेल्दी जो टोबैको का प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। तो उसी को उन्होंने कहा कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कुछ फ्लूइड है, इसका जो फ्लूइड है वो इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले, 1935 में इसको मेड कहा, और मेड का मतलब होता है क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है। कुछ वायरस कॉजेज डिजीज आप जानते हैं, जैसे एनिमल्स में होता है मम्प्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता आप सुने होंगे, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये जितने भी बीमारियां हैं सब वायरस के द्वारा होने वाली खतरनाक बीमारियां हैं, एनिमल में देखने को मिलती है। अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में सबसे फेमस जो वो बीमारी होती है वायरस से आपने सुना होगा टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो प्लांट में क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे जानेंगे किसी पौधे को देख करके कि उसके अंदर जो है वायरस का इन्फेक्शन हो गया है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, माइलीली ड्वार्फ। माई से क्या होगा? मोज़ेक फॉर्मेशन, जो पत्ती होगी, लीफ होगी किसी पौधे की, अगर लीफ आप देख रहे हैं तो उस लीफ में आप देखेंगे तो जगह जगह ऐसे स्पॉट बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। यही हो गया मोज़ेक फॉर्मेशन। येलोइंग द वेन क्लियरिंग, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो पत्ती वगैरह में वेन्स होते हैं, ऐसे वेनलेट्स होते हैं, ये वेन्स जो है येलो कलर के हो जाएंगे, पीले कलर का हो जाएगा और एकदम क्लियर दिखने लगेगा, तो येलो एंड क्लियरिंग हो गया। भिंडी वगैरह के में देखेंगे तो अक्सर इस तरह की चीज़ें दिख जाएगी, टीएमवी में भी दिख जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जिन पर वायरस का इन्फेक्शन होता है उन पौधों का ग्रोथ भी रुक जाता है और ये पौधे ड्वार्फ हो जाते हैं, ठीक है। ड्वार्फ होने को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिंग, या स्टंटेड हो जाएंगे, ठूठ की तरह से हो जाएंगे, वो उसका एपेक्स वाला पोर्शन में ग्रोथ ही नहीं होगा, तो ये ड्वार्फिंग हो जाएगा या स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा। तो ये रहा बैक्टीरिया के बारे में। अभी इसमें 2 टॉपिक हमारा और बचा है जिसको आज ही मैं फिनिश करने वाला हूँ। एक है वायरवाइड्स और एक को क्या कहते हैं? प्रियॉन्स। तो वायरवाइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन के बारे में अभी मैं चर्चा करता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वायरवाइड्स और प्रियॉन्स क्या होते हैं। ये टॉपिक तो बड़ी छोटे हैं, ये टॉपिक्स जो है बड़ी छोटे हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं और गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। छात्रों से बहुत गलत भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह देखने में एक ही जैसे लगते हैं लेकिन बड़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। जो वायरवाइड्स होते हैं, अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाए। वायरवाइड्स और प्रियॉन्स क्या होते हैं, ठीक है।
आप ये ध्यान रखिएगा कि वायरस के ही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हैं, ठीक है। जैसे वायरस में देखे होंगे सबसे अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बाहर एक डब्बा नुमा संरचना होता है जिसको कैप्सिड या कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं ये विदाउट कैप्सोमियर होते हैं, फ्री होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल आप देखेंगे ऐसे फ्री जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, ऐसे फ्री जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। इसमें कैप्सिड या कैप्सोमियर नहीं होता है, ठीक है। इनको हम कहेंगे नो कैप्सिड, नो कैप्सिड। इसमें कैप्सिड स्टूडेंट नहीं पाया जाता है, नो कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो इसी को कह सकते हैं नो प्रोटीन कोट, नो प्रोटीन कोट। इसमें प्रोटीन कोट क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ओनली फ्री आरएनए, ओनली फ्री आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्री आरएनए होता है, वैसे जो है पड़ा रहता है, ओनली फ्री आरएनए होता है, ठीक है। इसको टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था, याद रखिएगा टीओ डाइनर। टीओ डाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया था स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। टीओ डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था। और यह जो बीमारी काज करता है आलू में पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। तो आपने क्या समझा, एक बार मैं और रिमाइंड कर देता हूँ कि जो वायरस होते हैं समझ लीजिए कि इनके ऊपर कैप्सिड नहीं पाया जाता है, ओनली इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ओनली फ्री आरएनए होता है। नो कैप्सिड, कैप्सिड एब्सेंट होता है। नो प्रोटीन कोट, जो प्रोटीन कोट होता है, आवरण होता है जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, वो एब्सेंट होता है वायरस में, ठीक है। इसको किसने खोजा था 1971 में? टीओ डाइनर ने खोजा था, ठीक है। और ये जो बीमारी काज करता है आलू में उसको कहते हैं पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज। अब आइए मैं बात करूं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स जो होते हैं वह कैप्सिड या कैप्सोमियर से बने होते हैं, ठीक है। आपने ऐसे देखा था, पॉलीहेड्रल था बैक्टीरियोफाज में और हेलिकल ऐसे आपने देखा था किसमें था? टीएमबी में, ठीक है। तो जो प्रियॉन्स होते हैं ये ओनली किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, याद रखिएगा इसका ट्रिक है, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रियॉन। यह इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो लिख सकते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन से बने होते हैं। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो जेनेटिक मटेरियल, याद रखिएगा स्टूडेंट, नो जेनेटिक मटेरियल, नो जेनेटिक मटेरियल। इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, केवल कैप्सिड होता है प्रोटीन से जो बना होता है, ठीक है। यह जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज कार्य करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, ध्यान रखिएगा। इससे दिमाग से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं। एक बीमारी होती है जानवरों में जिसको कहते हैं मैड काऊ डिजीज। क्या होती है? मैड काऊ डिजीज, गाय पागल हो जाते हैं, ठीक है, मैड काऊ डिजीज। इसके अतिरिक्त ये बोवाइन, स्पॉन्जीफॉर्म और इंसेफेलोपैथी में भी इंसेफेलोपैथी में भी ये पाए जाते हैं। यह ह्यूमन एनालॉगस वेरिएंट की तरह से होते हैं। इससे यह जो है एक चीज और, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब ये देखिए, अब मैं थोड़ा दोनों के साइज पर डिस्कशन कर लेता हूं कि इन दोनों का साइज कैसा होगा। आप देखिए एक ऐसा प्रोटीन कोट का ये बना होता है और इसमें मात्र ऐसे केवल जेनेटिक मटेरियल होगा। तो वायरस से किसकी, वायरस और प्रियॉन्स में किसकी साइज बड़ी होगी, किसकी साइज लगभग सेम होगी? तो जो वायरस होते हैं इसकी जेनेटिक मटेरियल केवल पाया जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि स्मॉलर देन वायरस। यह वायरस से क्या होते हैं?
बहुत ही छोटे होते हैं। और ये क्या होंगे, चूंकि इसमें पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर एक कैप्सिड का देख रहे हैं, या टीएमबी में भी आप देखे होंगे हेलिकल है, सेम उसी तरह से होता है। तो आप कह सकते हैं कि सेम एज वायरस, इसकी जो साइज होती है, इसकी अगर हम साइज की बात करें तो सेम एज वायरस की तरह से होती है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। बस याद रखना है जो वायरस होते हैं इसमें नो प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, इसमें फ्री आरएनए पाया जाता है। इसको डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने। और याद रखिएगा एनसीईआरटी में का एग्जाम्पल है पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज से होता है, और इसकी साइज जो है वायरस से भी छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, अगर हम बात करें प्रियांश की तो इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, नो जेनेटिक मटेरियल, और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज काम करते हैं। और जो डिजीज होता है काऊ में देखा जाता है, मैड काऊ डिजीज होता है, इनकी जो साइज होती है वो वायरस की साइज की तरह ही होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक टॉपिक बच रहा है लाइकेन, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब लाइकेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। जो लाइकेन होते हैं आप जानते हैं इनको डूवेल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड डूवेल ऑर्गेनिज्म। ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब प्लस प्लस आप समझ रहे होंगे, दोनों इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं। इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है एल्गा, और दूसरा क्या होता है, फंजी या फंजाई। जो एल्गा होता है इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, जो फंगस होता है इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, एल्गा को हम क्या बोलते हैं, एल्गल जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं फाइकोबियांट। इस कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबियांट। जो फंगल कंपोनेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, माइकोबियांट। ठीक है, आप जानते हैं कि एल्गा के पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो एल्गा क्लोरोफिल से फूड मटेरियल का निर्माण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा करता है। जो फंजाई होता है ये क्या करता है, वातावरण से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके और एल्गा को देता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसको इसके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एल्गे को। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को लाभ होता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए हम इनको सिम्बायोटिक या डुअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग जानते रहिएगा। इसके अतिरिक्त लाइकेन के बारे में आप जानते हैं कि इनको पायोनियर कहा जाता है, पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। कहीं भी जब जैसे पेडोजेनेसिस होती है, या आप कह सकते हैं कि सक्सेशन कहीं होता है, तो वहाँ सबसे पहले सक्सेशन में आप देखेंगे तो सबसे पहले यही कम्युनिटी ग्रो करती है, इसलिए इनको हम पायोनियर कम्युनिटी भी कहते हैं। ठीक है, सक्सेशन और रॉक्स में आप इनको देख सकते हैं। ये गुड इंडिकेटर ऑफ SO2। आप देखते हैं कि SO2 का जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा कि यह जो है अपना नष्ट होने लगते हैं। नष्ट होने का मीन्स यह होता है कि जो वहाँ एल्गल कंपोनेंट है उसका क्लोरोफिल लास्ट हो जाता है, और वह कीमोसिंथेसिस प्रोसेस करते रहते हैं, जिससे फूड मटेरियल जो है बना नहीं पाता है, जिससे एल्गा फंजाई दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको SO2 का हम इंडिकेटर भी कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त लाइकेन से कई बार PCS वगैरह का भी क्वेश्चन है, इसी लाइकेन से जो है लिटमस पेपर बनाया जाता है। आप जानते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है इसी के कलरेशन के आधार पर हम एसिड बेस का जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक है लाइकेन जिसको बोलते हैं असनिया को ओल्ड मैन बियर्ड कहा जाता है। जैसे बूढ़े आदमी का दाढ़ी होता है उसी तरह से दिखता है, तो इसको ओल्ड मैन बियर्ड कहा जाता है। इसी तरह से रेंडियर मास का नाम सुने होंगे। रेंडियर मास जो होता है
इसको भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लाइकेन भी एक तरह से हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज यूनिट सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट्स होता है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के आप बताइएगा, आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत मिलेगा। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस हम लोगों के लेक्चर को देख रहे हैं, उनके कमेंट्स भी मिल रहे हैं। ऐसे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग से इस संस्था से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में स्प्रेड करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।